साल 2024 ने कई एनवायरमेंटल चैलेंजेस का सामना किया। इन शॉकिंग इंसिडेंट्स में कुछ तो काफ़ी दुखद थे और कुछ काफ़ी इंस्पिरेशनल भी थे। कई स्टोरीज या तो जानबूझकर दबा दिए गए या न्यूज़ की भीड़ में कहीं खो गए। इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि मैं कई ऐसे स्टोरीज के बारे में बात करूंगा जो ना सिर्फ चौंकाने वाली हैं, बट आपकी और हमारी लाइफ को कहीं ना कहीं अफेक्ट ज़रूर करती है। नमस्कार, मेरा नाम उत्तम बैनर्जी है और आज चलते हैं 2024 के रिकैप में और देखते हैं क्या कुछ हुआ हमारे आसपास। नॉर्मली जिस मंथ में ठंड होनी चाहिए, जनवरी 2024 ग्लोबली रिकॉर्ड गर्मी के साथ आया और ये लगातार 8वां महीना था जब ग्लोबल वार्मिंग ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। लैंड और ओशन का एवरेज सरफेस टेम्परेचर 1.27 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। ये 175 साल के ग्लोबल क्लाइमेट रिकॉर्ड में सबसे वार्म जनवरी था। भारत में तो जनवरी 2024 का महीना पिछले 123 सालों के इतिहास में सबसे ड्राई मंथ भी रहा। बात करते हैं फॉरेस्ट फायर्स की। ये दुनिया के लार्जेस्ट कार्बन एमिटर्स हैं और हर साल लाखों हेक्टेयर जंगल हम वाइल्ड फॉरेस्ट फायर्स की वजह से खो देते हैं। स्मोक हाउस क्रीक फायर फरवरी 2024 में टेक्सास और ओक्लाहोमा के इलाकों के एक जंगल में ऐसी आग लगी जिसने करीब 10 लाख एकड़ से भी ज़्यादा लैंड को जलाकर ख़त्म कर दिया। ये आग इतनी खतरनाक थी कि इस पर पूरी तरीके से काबू पाने में 1 महीने से भी ज़्यादा समय लग गया। अच्छा, मार्च आते आते बेंगलुरु की वाटर क्राइसिस का इशू धीरे धीरे नजर आने लगा था। ऑफिशियली इट वॉज डिक्लेयर्ड कि बेंगलुरु में हर रोज़ लगभग 50 करोड़ लीटर पानी की कमी होनी शुरू हो गई है, जो बैंगलोर के कंप्लीट वाटर रिक्वायरमेंट का ऑलमोस्ट 20% है। वहीं पिछले साल के यूनियन बजट में हमारी गवर्नमेंट ने एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस करते हुए कई इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस किए। ग्रीन एनर्जी अडॉप्शन, बायो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और क्लाइमेट रेजिलियंस एनहांसमेंट पर फोकस किया गया, विच इज़ अ गुड इनिशिएटिव फॉर श्योर। अप्रैल में हिमाचल प्रदेश में सतलज जल विद्युत निगम के नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन पर इंडिया का पहला मल्टीपर्पस यानी कंबाइंड हीट एंड पावर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुआ। ये ग्रीन हाइड्रोजन इस पावर प्लांट के हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल कोटिंग फैसिलिटी के कंबशन फ्यूल के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। साथ ही ये 25 किलोवाट कैपेसिटी के फ्यूल सेल के जरिए इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेगा। ये प्रोजेक्ट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर है और इंडिया के पावर सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन को क्लीन एनर्जी सोर्स के रूप में स्टैब्लिश करने की तरफ एक बड़ा कदम है। मई में इंडिया एक सीवियर हीट वेव से गुजरा, जिसमें टेम्परेचर 52 डिग्री से भी ज्यादा ऊपर पहुंच गए। दिल्ली में 52.3 और राजस्थान के चुरू में 50.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो 8 सालों में सबसे ज्यादा था। इस हीट वेव के कारण 219 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और लगभग 25,000 से भी ज्यादा लोग इन हीट स्ट्रोक से प्रभावित हुए। वहीं स्पेन में एक्सट्रीम हीट वेव्स, वाइल्ड फायर्स और फ्लड्स जैसे क्लाइमेटिक इंड्यूस्ड इवेंट्स के कारण पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिली। जून में यूनेस्को ने हमारे ओशंस के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की, जिसका नाम था स्टेट ऑफ द ओशन रिपोर्ट 2024, जिसमें ओशन वार्मिंग, एसिडिफिकेशन और सी लेवल राइज जैसे मुद्दे हाईलाइट किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ओशन के टेम्परेचर में बढ़ोतरी और पीएच में गिरावट से मरीन लाइफ और इकोसिस्टम को नुकसान हो रहा है। इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ने ओशंस की बेहतर समझ के लिए एनहांस्ड रिसर्च और मॉनिटरिंग टूल्स पर जोर दिया है। वहीं सी लेवल्स के बढ़ने से करंटली पनामा एक मेजर क्लाइमेट चेंज इफेक्ट से डील कर रहा है, जहां पूरी की पूरी आइलैंड कम्युनिटी को मूव और रिलोकेट किया जा रहा है। जुलाई में पेरिस ओलंपिक्स को सबसे एनवायरमेंट फ्रेंडली गेम्स के रूप में प्रेजेंट किया गया था, लेकिन ट्रैवल एमिशंस इनिशियल एस्टिमेट से लगभग 60% ज्यादा रही, जो टोटल एमिशंस का मैक्सिमम पोर्शन है। ये बात फ्यूचर इवेंट्स के लिए एक चिंता का विषय है। वहीं केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट में लैंडस्लाइड्स के कारण 231 लोगों की जान चली गई, जबकि दिल्ली के राजेंद्र नगर एरिया में पुअर सीवेज मैनेजमेंट और वाटर लॉगिंग की वजह से कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया और इससे 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जान चली गई। ये बड़ी ही दुखद घटना है, बट क्या करें, हमारे देश की आज यही सच्चाई है। अनप्लैन्ड एंड रैम्पेंट कंस्ट्रक्शंस की वजह से आज हमारे देश में ये हाल लगभग सभी सिटीज़ का है। कोई प्रॉपर प्लानिंग ना होने की वजह से थोड़ी सी बारिश में वाटर लॉगिंग की वजह से हर जगह पानी भर जाता है और न जाने कितने लोगों की लाइफ इफेक्ट हो जाती है। अगस्त के आसपास एक तरफ छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल के लोग अपने पेड़ और ज़मीन को बचाने के लिए ज़ोर शोर से प्रदर्शन कर रहे थे। माइनिंग के लिए अब तक करीब 2.5 लाख से भी ज़्यादा पेड़ काटे जा चुके हैं और लगभग 4,000 हेक्टेयर और जंगल खतरे में है। आपको पता है, हसदेव जंगल सिर्फ ये आदिवासी समुदायों का घर नहीं है, बल्कि ये हमें क्लीन एयर, कार्बन स्टोरेज और बायोडाइवर्सिटी का एक नेचुरल बैलेंस भी देता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज़ के लिए एक हाईली इन्वेसिव प्लांट है जिसका नाम है लैंटाना कैमरा। इसको इंडिया में कई सारे लोकल लैंग्वेजेस में पुटुस भी कहा जाता है। ये एक मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बन गया।
मंगरबानी जैसे एरियाज जहां ये झाड़ 10 साल पहले तक एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, अब इस इन्वेजिव प्लांट के तेजी से स्प्रेड होने की वजह से वहां की बायोडाइवर्सिटी खतरे में आ चुकी है। ये ग्रीन स्पेसेस को ओवरटेक करता जा रहा है और वहां के लोकल इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। सितंबर में पुणे के थर्मैक्स लिमिटेड प्रीमाइसेस पर इंडिया के पहले CO2 टू मिथेनॉल पायलट प्लांट का फाउंडेशन स्टोन अनवील किया गया। ये प्लांट 1.4 टन पर डे की कैपेसिटी के साथ इंडिजीनियस कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज का डेमोन्स्ट्रेशन करेगा। लगभग 31 करोड़ के कॉस्ट पर इंप्लीमेंट होने वाला ये प्रोजेक्ट कार्बन एमिशंस कम करने और मिथेनॉल ब्लेंडेड डीजल पॉलिसीज को सपोर्ट करने के लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। ये इनिशिएटिव इंडिया के सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और लो कार्बन फ्यूचर की कमिटमेंट को दर्शाता है। बात करते हैं दिलजीत दोसांझ के एक कॉन्सर्ट की। अक्टूबर में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इनका एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज हुआ और इवेंट के बाद पूरे स्टेडियम में बियर बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स और कचरे का ढेर देखने को मिला, जिसने न सिर्फ देश के एक टॉप ट्रेनिंग ग्राउंड को कचरे के ढेर में बदल दिया, बल्कि ये एक एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी को भी दर्शाता है। हमें नागालैंड के हॉर्नबिल म्यूजिक फेस्टिवल से कुछ सीखने की जरूरत है, जो एक इको फ्रेंडली इवेंट के रूप में ऑर्गेनाइज होता है, जहां सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस, जीरो वेस्ट मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल अवेयरनेस को प्रमोट किया जाता है। ये दोनों एग्जाम्पल्स हमारे अपने इसी देश के हैं। इससे एक बात तो साफ है, अगर इंटेंशन सही हो तो बड़े से बड़ा इवेंट भी नेचर और इंफ्रास्ट्रक्चर को कंजर्व करते हुए ऑर्गेनाइज हो सकता है। बस जरूरत है एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक पॉजिटिव अप्रोच की और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। नवंबर में बाकू में COP29 कॉन्फ्रेंस हुआ। हम में से कई लोगों ने इसको फॉलो भी किया, जिसमें क्लाइमेट फाइनेंस और एमिशंस रिडक्शन पर फोकस किया गया। एक इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट के तहत डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्लाइमेट फाइनेंस को $100 बिलियन से बढ़ाकर $300 बिलियन एनुअली कर दिया गया। कार्बन क्रेडिट्स इंट्रोड्यूस करने की परमिशन भी मिली, जो फंडिंग और एमिशंस ऑफसेट करने के लिए आगे जाकर के यूज होंगे। वहीं दिल्ली और उसके आसपास के एरियाज में नवंबर एंड और दिसंबर के स्टार्टिंग से वापस एयर पोल्यूशन अपने पुराने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने के रास्ते पर निकल पड़ा है। इस बार तो AQI लेवल्स आपको पता है 700 के भी ऊपर पहुंच गया। देखिए, स्टबल बर्निंग हो, व्हीकुलर एमिशंस हो, वेदर कंडीशंस हो, कारण चाहे कुछ भी हो, सफर तो आखिर हमें ही करना पड़ता है, राइट? तो या तो हम इन सब के ऊपर एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेलते रहे, या फिर दूसरे देशों से कुछ सीख लें कि उन्होंने एयर पोल्यूशन को कैसे कम किया। इस मामले में चाइना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करता है। आप गूगल कर सकते हैं कि कैसे चाइना ने काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जिससे उन्होंने अपने एयर पोल्यूशन लेवल को काफ़ी हद तक कम किया। 2024 ने हमें क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी के मामले में कई छोटे बड़े सीख दिए। छोटी छोटी जिम्मेदारियों से लेकर बड़े बड़े ग्लोबल एग्रीमेंट्स तक, ये सारे हमने देखे क्या इवेंट्स किस मंथ में हुए। इससे एक बात तो साफ है, अगर इंटेंशन और प्लानिंग हो तो हम अपनी दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। आगे का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ हम एक सस्टेनेबल और बैलेंस्ड फ्यूचर की तरफ ज़रूर बढ़ सकते हैं। इनमें से किसी भी टॉपिक या इवेंट के ऊपर अगर आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच कॉन्टेंट्स। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड यस, आप सभी को आने वाले साल की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ए वेरी जॉयफुल ईयर अहेड। थैंक यू।